दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए मानव भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 2, जिसमें हम जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये प्रश्न प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं, जिनके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने की बहुत संभावना है। इसलिए इन प्रश्नों को रिवाइज करना और तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या एवं नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। पहला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व की कुल जनसंख्या का आधा से अधिक नीचे दी गई अक्षांश पट्टियों में किस में रहता है। आपको बताना है कि विश्व की कुल जनसंख्या का आधा से अधिक भाग किन अक्षांश पेटियों में रहता है। ऑप्शन है 0 से 20 डिग्री उत्तरी, 0 से 20 डिग्री दक्षिणी, 20 से 40 डिग्री उत्तरी या 40 से 60 डिग्री उत्तरी में। तो सही उत्तर है दोस्तों, दुनिया की कुल जनसंख्या का आधा से अधिक भाग 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच रहता है। अगर हम इस प्रश्न की व्याख्या देखें तो आप समझ पाएंगे कि विश्व की कुल जनसंख्या का आधा से अधिक 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश पट्टियों में रहता है और इसके अंतर्गत जो देश हैं उसमें चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको आदि क्षेत्र आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं होता है। देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, उत्तर पश्चिमी यूरोप या उत्तर पूर्वी अमेरिका। तो सही उत्तर है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। आप देखिए कि विश्व के जो सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं उसमें दक्षिण पश्चिम अफ्रीका शामिल नहीं है। दुनिया की लगभग 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है, जिसका अधिकांशतः 3 विशाल जनसमूहों में केंद्रित है। आप देख सकते हैं पूर्वी, दक्षिणी और दक्षिण पूर्व एशिया, उत्तरी पश्चिमी और मध्यवर्ती यूरोप और उत्तर पूर्वी उत्तरी अमेरिका। तो ये क्षेत्र ऐसे हैं जो सघन जनसंख्या वाले हैं, जबकि दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व की जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। कृषि योग्य भूमि और जल की उपलब्धता, सभ्यता की अवस्था, स्थानों की सुलभता और राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। उपर्युक्त सभी कारक विश्व जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक कारक और मानवीय कारक जो हैं ये जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। प्राकृतिक कारकों में जलवायु, भूविन्यास, मिट्टी, खनिज, जलापूर्ति, प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु हैं। मानवीय कारकों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारक प्रमुख हैं और सभ्यता की अवस्था सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत सम्मिलित है, जबकि स्थानों की सुलभता और राष्ट्रीय सीमाओं के अवरोध राजनीतिक कारक के अंतर्गत शामिल हैं। और आप जान सकते हैं प्राकृतिक कारकों में जलवायु मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है। जिन स्थानों की जलवायु सम होती है वहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है और जहाँ की जलवायु विषम है या कठिन है वहाँ पे जनसंख्या वितरण कम होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित कारकों में कौन सा मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है। तो अभी अभी आपने पढ़ा है जलवायु सबसे अधिक प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनाधिक्य की समस्या का समाधान हो सकता है कैसे। कृषि उत्पादन से, परिवार नियोजन से, औद्योगिक विकास से या उपर्युक्त सभी से। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कारकों से जनाधिक्य की समस्या का उत्पादन या समाधान हो सकता है। दोस्तों देखिए, कृषि उत्पादन, परिवार नियोजन, औद्योगिक विकास ये सभी कारक हैं जिससे कि अधिकतर जनसंख्या के समस्याओं का समाधान हो सकता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन करिए। नगर और कार्य का प्रकार, तो नई दिल्ली जो है वो प्रशासनिक कार्य के प्रकार से संबंधित है। रोम ये सांस्कृतिक विविधता वाला या सांस्कृतिक विशिष्टता वाला है। दुर्गापुर आप जानते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र है और मसूरी ये स्वास्थ्य नगर है, रिसोर्ट शहर के लिए प्रसिद्ध है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन मिलान कर लेते हैं, 4, 3, 1 और 2। ऑप्शन बी आपका सही सुमेलन है।
अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप देख सकते हैं मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावशाली है। तो आप जानते हैं जलवायु सबसे अधिक प्रभावशाली कारक है मानव को प्रभावित करने वाले कारकों में, और मानव के स्वास्थ्य, निवास और क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सबसे महत्वपूर्ण है। तापमान, आर्द्रता और वर्षा तथा प्रचलित पवनें परिवर्तित जलवायु की मुख्य घटक हैं जो मानव की क्रियाशीलता को प्रभावित करती हैं। अगला प्रश्न आप देखिए दोस्तों, किस वर्ष में विश्व की जनसंख्या 1 अरब हुई थी? 1975, 1960, 1930, 1850 या 1650 में? तो दोस्तों ये इस प्रश्न में जो है सही उत्तर नहीं दिया गया है। ये वर्ष है, याद रखिएगा, 1804। देखिए दोस्तों 1804 में हिस्ट्री डेटाबेस ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट और यूएन वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्ट्स के अनुसार 1804 में दुनिया की जनसंख्या 1 अरब हुई थी। विकल्पों में से कोई भी 1804 नहीं है, आप याद रखिएगा। वर्ष 1804 में दुनिया की जनसंख्या 1 अरब हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व के कुल क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत भाग लगभग निर्जन है? तो याद रखिएगा 33% भाग। विश्व का लगभग 1/3 भाग शीत और शुष्कता के कारण मानव अधिवास के अनुपयुक्त है और ये लगभग निर्जन है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? तो सही उत्तर है, ये कथन डाल्टन का है। और किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों, प्राविधिकी अनुसार पूर्ण विकास करने और उसके उपभोग के लिए आवश्यक एक निश्चित जनसंख्या जिसे उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है, अनुकूलतम जनसंख्या मानी जाती है। अर्थशास्त्री हैं डाल्टन, वो कहते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या वो है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। तो याद रखिएगा, ये कथन डाल्टन का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रति व्यक्ति अधिकतम आय किसके द्वारा होती है? जनाधिक्य, अनुकूलतम जनसंख्या, अल्प जनसंख्या या वास्तविक जनसंख्या? तो सही उत्तर है अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या के द्वारा ही प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन E.A. एकरमैन द्वारा 1970 में प्रस्तुत जनसंख्या संसाधन प्रदेश का एक प्रकार नहीं है? देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश, यूरोपीय सदृश, ब्राजील सदृश या भारतीय उपमहाद्वीप सदृश? तो दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप सदृश जो है ये जनसंख्या संसाधन का प्रकार नहीं है। भूगोलवेत्ता रहे हैं E.A. एकरमैन। इन्होंने 1970 में जनसंख्या संसाधन प्रदेश के 5 प्रकार प्रस्तुत किए, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका सदृश, यूरोपीय सदृश, ब्राजील सदृश, चीन अथवा मिस्र सदृश और आर्कटिक डेजर्ट प्रकार थे। इसमें भारतीय उपमहाद्वीप सदृश शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेश निर्धारित करने वाले विद्वान का नाम क्या है? तो सही उत्तर है अकरमैन या एकरमैन। दोस्तों विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों का निर्धारण करने वाले विद्वान एकरमैन है। अगला प्रश्न है कि अनुकूलतम जनसंख्या मॉडल का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, कार्ल सैंडर्स। देखिए, कार्ल सैंडर्स द्वारा अनुकूलतम जनसंख्या मॉडल का सबसे पहले प्रतिपादन किया गया था। और दोस्तों सबसे पहले अनुकूलतम जनसंख्या मॉडल का प्रतिपादन ब्रिटिश अर्थशास्त्री एडविन कैनन द्वारा किया गया था। उनके विचारों को लोकप्रिय बनाने का काम कार्ल सैंडर्स, रॉबिन्स और डाल्टन द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुकूलता जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक थे कौन? आपको बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अनुकूलता जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक एडविन कैनन थे। और आप जानते हैं ये एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिनके द्वारा अनुकूलतम जनसंख्या मॉडल का प्रतिपादन सबसे पहले किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नांकित में से किसने जनसंख्या का लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है आपके सैडलर, डबल डी, पर्ल रीड या डी कास्त्रो। तो सही उत्तर है पर्ल रीड। या आप जान लीजिए दोस्तों, जनसंख्या का लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत का प्रतिपादन पर्ल रीड के द्वारा किया गया था। रेमंड पर्ल और लोवेल रीड द्वारा जनसंख्या का लॉजिस्टिक वक्र सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, J.I. क्लार्क महोदय के अनुसार ऐसी जनसंख्या प्रायः किन देशों में मिलती है जिनमें उपयुक्त और कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहां के संसाधनों का पर्याप्त विकास न हो पाया हो?
देखिए, सकल जनाधिक्य, सापेक्षिक जनाधिक्य, सकल अल्प जनसंख्या या सापेक्षिक अल्प जनसंख्या। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, सापेक्षिक अल्प जनसंख्या या एब्सोल्यूट अंडर पॉपुलेशन। जे आई क्लार्क का मानना है कि ऐसी जनसंख्या प्राय सापेक्षिक अल्प जनसंख्या वाले देशों में मिलती है जिसमें उपयुक्त और कुशल व्यक्तियों के अभाव में वहाँ के संसाधनों का पर्याप्त विकास नहीं हो पाता है, और ऐसे देशों में जनसंख्या संसाधन अनुपात निम्न होता है। इनकी जनसंख्या विशाल संसाधन की तुलना में कम होती है जिससे संसाधनों का समुचित दोहन नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने कहा था कि आर्थिक वर्ग और निजी संपत्ति दो प्रमुख बुराइयां हैं जो गरीबी, बेरोजगारी और तीव्र जनसंख्या वृद्धि को उत्पन्न करती हैं। तो आपको बताना है ये कथन किसका है। तो ये कथन है के एच मार्क्स। दोस्तों, के एच मार्क्स का कथन है कि आर्थिक वर्ग और निजी संपत्ति दो बुराइयां हैं जो गरीबी, बेरोजगारी और तीव्र जनसंख्या को उत्पन्न करती हैं। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है किसमें। तो दोस्तों ये देखिए, डेमोग्राफी या जनांकिकी। जनांकिकी जनसंख्या की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और इब्न खल्दून को उनके सामाजिक दोस्तों इब्न खल्दून को सामाजिक संगठन का आर्थिक विश्लेषण करने का कारण जो है जनसांख्यिकी का पिता कहा जाता है। तो इब्न खल्दून जनसांख्यिकी के पिता हैं, और जनांकिकी में दोस्तों जनसंख्या की विशेषताओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या का क्रियात्मक घनत्व या साइकोलॉजिकल डेंसिटी किन के बीच का अनुपात होता है। तो सही उत्तर है कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्रफल। याद रखिएगा दोस्तों, जनसंख्या का क्रियात्मक घनत्व जो है ये कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्रफल के बीच का अनुपात होता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। गणितीय घनत्व का क्या अर्थ होता है। तो उत्तर है कुल क्षेत्रफल और कुल जनसंख्या के अनुपात को गणितीय घनत्व कहते हैं, और किसी प्रदेश या भूक्षेत्र के कुल क्षेत्रफल और उसकी जनसंख्या का अनुपात गणितीय अनुपात कहलाता है, और इसके द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल या प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या का बोध होता है, जिसको जन घनत्व भी कहा जाता है। प्रदेश की कुल जनसंख्या बटे प्रदेश का कुल क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या के सिद्धांतों पर एक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है माल्थस, रॉबर्ट माल्थस। थॉमस रॉबर्ट माल्थस इनका पूरा नाम है, और इन्होंने एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक निबंध लिखा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट, जनांकिकी विभव, इसके अलावा जनसंख्या गत्यात्मकता या प्रजनकता संक्रमण। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, जनांकिकी विभव। आप देख लीजिए दोस्तों कि जनांकिकी विभव या जनांकिकी संक्रमण जनसंख्या परिवर्तन की कालिक प्रक्रिया का द्योतक है, जिसे जनसंख्या चक्र, जनांकिकी चक्र आदि के समानार्थी के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, जनांकिकी संक्रमण किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं जन्म दर और मृत्यु दर में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को जनांकिकी संक्रमण कहा जाता है, और जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसी देश में जनसंख्या विकास का सामान्य विश्लेषण प्रस्तुत करता है जो जन्म दर और मृत्यु दर के कालिक परिवर्तन या सामयिक परिवर्तन या संक्रमण पर आधारित है। ये जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो आप जानते हैं कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जनांकिकी संक्रमण कहते हैं, डेमोग्राफिक जो है ट्रांजिशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देख लीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, याद रखिएगा, W.S. थॉमसन और W.F. नोटेनस्टीन। तो देखिए, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन F.W. नोटेनस्टीन ने वर्ष 1945 में किया था। नोटेनस्टीन द्वारा प्रतिपादित मूल संकल्पना में संशोधन करके कुछ लेखकों जैसे थॉमसन, कार्ल साक्स, G.T. ट्रिवार्था और ब्लैकर ने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया। नोटेनस्टीन और थॉमसन ने जनांकिकी संक्रमण की 3 अवस्थाएं माना है। कार्ल साक्स और ट्रिवार्था ने 4 अवस्थाओं, और ब्लैकर और पीटर कॉक्स ने
5 अवस्थाओं के अनुसार जनांकिकी चक्र का वर्णन किया है। तो याद रखिएगा, W.S. थॉम्सन और F.W. नोटेस्टीन द्वारा जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न है, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो आप जानते हैं, थॉमस और नोटेस्टीन द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसने जनसंख्या वृद्धि का जनांकिकी संक्रमण प्रतिमान विकसित किया था? तो आप जानते हैं, F.W. नोटेस्टीन द्वारा जनसंख्या वृद्धि का जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनसंख्या संक्रमण की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है? तो आप देख लीजिए दोस्तों, जनसंख्या स्थिरता कोष की परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो जनसंख्या संक्रमण या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के 4 चरण हैं। पहला है स्टेबल पॉपुलेशन, दूसरा है स्पर्ट या उछाल, और तीसरा है पॉपुलेशन कंटिन्यूअस टू ग्रो, और चौथा है स्टेबल बट हायर, और दोस्तों इसमें पॉपुलेशन देन स्टेज 1। तो ये जो है ये 4 चरण हैं। पहले तो स्टेबल होती है, दूसरे में उछाल होता है जनसंख्या में, तीसरा कंटिन्यूअस ग्रो की प्रवृत्ति होती है, और चौथा स्टेबल हो जाती है लेकिन हायर रहता है। तो इसमें अगर जो आप देखेंगे तो किसी भी विकल्प में ये क्रम नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसमें कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। दोस्तों, जनांकिकी संक्रमण या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन ऐसा प्रतिमान है जो अधिक समय के दौरान जनसंख्या में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की प्रथम अवस्था को दर्शाता है? तो दोस्तों, जनांकिकी संक्रमण की प्रथम अवस्था में उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर होती है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आप देख लीजिए कि जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर होती है, क्योंकि लोग महामारियों और भोजन की अनिश्चित आपूर्ति से होने वाली मृत्युओं की क्षतिपूर्ति अधिक पुनरुत्पादन से करते हैं, और जनसंख्या वृद्धि धीमी होती है। अधिकांश लोग खेती में कार्यरत होते हैं और जीवन प्रत्याशा निम्न होती है। आप जान लीजिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था में उच्च जन्म दर होने के साथ साथ उच्च मृत्यु दर भी होती है। अगला प्रश्न है, जनांकिकी मॉडल के अनुसार किस अवस्था में मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो सही उत्तर है दोस्तों द्वितीय अवस्था। जनांकिकी संक्रमण की द्वितीय अवस्था में जन्म दर उच्च और लगभग अस्थायी रहती है, किंतु मृत्यु दर में ह्रास होने लगता है, जिससे कुल जनसंख्या में क्रमशः वृद्धि होती जाती है। और इस अवस्था में आप जान लीजिए कि जन्म दर 35 प्रति हजार या उससे ऊपर रहती है, किंतु मृत्यु दर 25 से 15 प्रति हजार के मध्य रहती है। मृत्यु दर में जो कमी होती है उसके लिए पोषण, सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार, बीमारियों पर नियंत्रण और राजनीतिक अस्थायित्व के कारण युद्धों में कमी आदि है, और ये जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है। तो द्वितीय अवस्था जो है जनांकिकी मॉडल की, इसमें मृत्यु दर में कमी और जन्म दर में कोई परिवर्तन नहीं, यानी वो बढ़ा हुआ होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जनांकिकी संक्रमण वह सामान्य मॉडल है जो पहला जन्म दर और मृत्यु दर के स्तरों के विकास का वर्णन करता है, दूसरा जो विकसित देशों के संदर्भ में विकसित किया गया है, तीसरा है जो जनसंख्या वृद्धि के विश्वव्यापी मॉडल के रूप में स्वीकृत किया गया है, और चौथा है जो उपक्रम में 4 अत्यंत रीतिबद्ध प्रावस्थाओं को सूचित करता है। इसमें से कौन से कथन आपके सही हैं? तो सही उत्तर है 1, 3 और 4। कथन 2 आपका सही नहीं है कि इसे केवल विकसित देशों के संदर्भ में विकसित किया गया है। 1, 3, 4 आपके सही कथन हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, जनांकिकी संक्रमण में जनसंख्या वृद्धि की कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। आप जानते हैं कि जनांकिकी संक्रमण में जनसंख्या वृद्धि की 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित परिस्थितियों पर विचार कीजिए। अति निम्न जन्म दर तथा निम्न मृत्यु दर, दूसरा है कि मृत्यु दर की अपेक्षा अधिक जन्म दर, तीसरा है अति उच्च जन्म दर और मृत्यु दरें, चौथा है निम्न जन्म दर तथा मृत्यु दरें किसी देश का जनांकिकी संक्रमण किस क्रम का अनुसरण करता है। तो आप देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले अति उच्च जन्म दर और अति उच्च मृत्यु दर होता है। तो आप देख लीजिए ये तीसरा हो जाएगा, अति उच्च जन्म दर और अति उच्च मृत्यु दर। पहले 3 नंबर आ जाएगा, उसके बाद आएगा आपका मृत्यु दर की अपेक्षा जन्म दर अधिक,
तो ये 2 आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका कि निम्न जन्म दर तथा मृत्यु दरें, तो निम्न जन्म दर और मृत्यु दरें ये आपका 4 पे है। और इसके बाद अति निम्न दर अति निम्न जन्म दर और मृत्यु दर, तो ये आपका 1 हो जाएगा। 3 2 4 1 सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। किसी भी देश की जनांकिकी संक्रमण इसी क्रम का अनुसरण करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से जनसांख्यिकी संक्रमण की कौन सी अवस्था अल्प विकास की अवस्था को दर्शाती है? उच्च स्थिर अवस्था, प्रारंभिक बढ़ती हुई अवस्था, देर से बढ़ती हुई अवस्था या निम्न स्थिर अवस्था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, उच्च स्थिर अवस्था। दोस्तों, जनांकिकी संक्रमण की जो उच्च स्थिर अवस्था है ये अल्प विकास को दर्शाती है। आप जानते हैं कि उच्च स्थिर अवस्था अथवा प्रथम अवस्था ये अल्प विकास की अवस्था है। ये अवस्था कृषि समाजों में होती है जहां घनत्व कम या मध्यम है, सामान्य उत्पादकता का स्तर निम्न है, बड़े परिवारों को पूंजी समझा जाता है, जीवन संभाव्यता निम्न होती है, गैर कृषि खंड का विकास प्राथमिक अवस्था पर होता है और अधिकांश लोग अनपढ़ होते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या प्रौद्योगिकी विकास कम और नगरीय विकास भी सीमित होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्थाओं में कौन अल्प विकास की अवस्था को दर्शाता है? तो सही उत्तर है अल्प विकास की अवस्था जो है उच्च अस्थायी अवस्था अल्प विकास की अवस्था होती है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या विस्फोट किससे संबंधित है? तो दोस्तों, जनसंख्या विस्फोट उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर, जब जन्म दर उच्च होता है और मृत्यु दर निम्न होती है तो इसको जनसंख्या विस्फोट की स्थिति कहते हैं। और आप देख सकते हैं ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की उम्र बढ़ना किसका परिणाम है? तो सही उत्तर है जनसंख्या की उम्र बढ़ना दोस्तों घटती मृत्यु दर और घटती जन्म दर का परिणाम है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। जनसंख्या का जब उम्र बढ़ता है तो इसका मतलब मृत्यु दर घट रही है और जन्म दर घट रही है, तो दोनों दरों का सम्मिलित परिणाम है जनसंख्या की उम्र बढ़ना। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के संदर्भ में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आप देख लीजिए दोस्तों, 2020 में नॉर्वे प्रथम स्थान पर, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, भारत का स्थान 131वां है। तो जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय जो है मानव विकास संयुक्त प्रथम स्थान पर कौन सा था? तो मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में 2000 में कनाडा प्रथम स्थान पर था, लेकिन देखिए कनाडा तीसरे स्थान पर था एक तरह से। लेकिन वर्तमान में जो हैं अब मानव विकास सूचकांक में जो स्कैंडिनेवियन देश हैं, देखिए नॉर्वे प्रथम पर है, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पर, भारत 131वें स्थान पर वर्तमान में है। अगला प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा 2010 में। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले मानव विकास सूचकांक सामान्य होता था, लेकिन अब इसमें बहुआयामी गरीबी सूचकांक को भी शामिल कर लिया गया है वर्ष 2010 में, और इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और OPHI द्वारा विकसित किया गया था। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में किस एक में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप? तो सही उत्तर है इनमें यूरोप की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका के निम्नलिखित क्षेत्रों में किसमें सर्वोच्च जन्म दर है? आपको बताना है। मध्य अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका या दक्षिणी अफ्रीका? तो सही उत्तर है मध्य अफ्रीका। दोस्तों, मध्य अफ्रीका में जो है अफ्रीकी महाद्वीप के मध्य अफ्रीका क्षेत्र में सर्वाधिक जन्म दर है। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर देखी गई है किन क्षेत्र में? देखिए अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया या ओशिनिया? तो सही उत्तर है एशिया में। दोस्तों, 20वीं सदी के दौरान जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर एशिया महाद्वीप में देखी गई है। अगला प्रश्न है, एकरमैन द्वारा विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के विभाजन की श्रेणी में आता है भारतवर्ष किस श्रेणी में? तो सही उत्तर है भारतवर्ष मिस्र प्रकार की श्रेणी में आता है।
एकरमैन द्वारा विश्व के जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के विभाजन की श्रेणी में भारतवर्ष मिस्र प्रकार की श्रेणी में आता है। मिस्र प्रकार के क्षेत्र जनसंख्या दृष्टि से सबसे अधिक समस्या वाले क्षेत्र हैं। ये उस प्रकार के क्षेत्र हैं जहां जनसंख्या और भूमि का संतुलन अत्यधिक समस्या परक है, और इस प्रकार के क्षेत्र विश्व के प्रत्येक महाद्वीप में हैं, जैसे एशिया से भारत, चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, नेपाल, श्रीलंका, लेबनान, साइप्रस, अफगानिस्तान और अफ्रीका से मिस्र, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को आदि हैं। इसी प्रकार दक्षिणी यूरोप से सिसिली, सार्डिना, दक्षिणी इटली, अल्बानिया, यूनान और दक्षिणी यूगोस्लाविया इत्यादि ये हैं, और नई दुनिया से हैती, अल सल्वाडोर और ग्वाटेमाला इत्यादि मिस्र प्रकार के क्षेत्रों में शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से क्या यूरोपीय जनसंख्या की दुविधा नहीं है? वृद्ध जनसंख्या का अधिक प्रतिशत, अल्पवयस्क जनसंख्या का अधिक प्रतिशत, अधिक जन्म दर, कम जन्म दर या बढ़ता हुआ निर्धनता स्तर। तो दोस्तों अधिक जन्म दर जो है ये यूरोपीय जनसंख्या की दुविधा नहीं है। इसका कारण ये है कि अधिक जन्म दर यूरोपीय जनसंख्या की दुविधा नहीं है। अधिकांशतः यूरोपीय देश विकसित देशों की श्रेणी में शामिल है और वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी चीज़ों का उच्च स्तर पाया जाता है। अगला प्रश्न है जनसंख्या की दृष्टि से 2014 में कौन अफ्रीका का सबसे बड़ा देश था? तो दोस्तों 2014 में नाइजीरिया विश्व का सबसे बड़ा देश था, जो है अफ्रीका महाद्वीप में। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कथन कारण पर फ्रांस की सरकार उच्च प्रजनन दर प्रोत्साहित कर रही है। कारण है फ्रांस में जनसंख्या वृद्धि दर 0.5% वार्षिक से कम है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों फ्रांस में जनसंख्या वृद्धि दर 0.3% रही है और इसके लगभग 240 वर्षों में दोगुनी होने की संभावना, इसलिए फ्रांस में आश्रित जनसंख्या 60 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों की वृद्धि हो रही है और कार्यशील जनसंख्या में लगातार कमी आ रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए वहाँ की सरकार ने उच्च प्रजनन दर को प्रोत्साहित करने का कार्य किया है। अगला प्रश्न है निम्नांकित भूभाग की जनसंख्या का घनत्व तो सबसे कम कहाँ पर है, आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी अमेरिका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, उत्तर पश्चिमी यूरोप या दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है, क्योंकि रिहायशी क्षेत्र के लिए वो उपयुक्त स्थल नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर पाया जाता है, आपको बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है आपके बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान या श्रीलंका। ये दक्षिण एशिया के भारतीय उपमहाद्वीप के देश हैं। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व आपका बांग्लादेश में पाया जाता है। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व जब प्रश्न पूछा गया था तो 1155.8 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश का जनघनत्व विश्व संकेतक के अनुसार 2020 में 1265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो कि इन देशों में यानी भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश में सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है छोटे द्वीपों और एकाकी नगर राष्ट्रों को छोड़कर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है। ऑप्शन है आपके जापान, बांग्लादेश, चीन या फ्रांस। तो सही उत्तर है दोस्तों 2002 में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक था, और आप देख लीजिए कि 2020 के अनुसार भी बांग्लादेश में 1265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। जापान में 345, चीन में 149 और फ्रांस में 123 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है विश्व में किस देश की जनसंख्या का वर्ष 2017 में घनत्व न्यूनतम है। आप देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया, मंगोलिया, आइसलैंड और कनाडा हैं। तो आप देख लीजिए ये दोस्तों मंगोलिया है। मंगोलिया में आप देखेंगे तो 2 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनघनत्व है। अगला प्रश्न है निम्न में से किसमें जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, आपको बताना है। बांग्लादेश, सिंगापुर, मिस्र, भारत और चीन। तो सही उत्तर है सिंगापुर। दोस्तों सिंगापुर में जनसंख्या घनत्व जो है वो 2020 में 8019 और बांग्लादेश में केवल 1265 रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सिंगापुर का जनघनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत जनसंख्या एशिया में निवास करती है। 40, 50, 60 या 70%। तो सही उत्तर है 60%।
दोस्तों 2005 से 2009 के दौरान दुनिया की लगभग 60% जनसंख्या एशिया में रही है। 1950 में ये लगभग 55% के आसपास था और 2050 में 59% के लगभग रहने की संभावना है। विश्व बैंक के अनुसार 2020 में दुनिया की जनसंख्या 7,753 मिलियन थी। इसमें पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र की हिस्सेदारी 2,352 मिलियन, यूरोप और मध्य एशिया 923 मिलियन और दक्षिण एशिया की हिस्सेदारी 1,857 मिलियन है। अगला प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा सा टेक्निकल है, कि विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किन अक्षांशों के बीच केंद्रित है? तो उत्तर है, आप जानते भी हैं, 20 डिग्री उत्तरी से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच दुनिया की लगभग 50% जनसंख्या निवास करती है, क्योंकि इस क्षेत्र में एशिया, यूरोप और अमेरिका के सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र या उनके अधिकांश भाग आते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2014 के आकलन के अनुसार विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या अफ्रीका में निवास करती है? तो अगर जो 2014 के आंकड़े देखें तो ये लगभग 14% जनसंख्या थी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में निवास करती थी और 16% जनसंख्या, तो ये ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व के कितने देशों की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? आपको बताना है 10, 11, 12 या 13। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, 10 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देशों की संख्या जो है प्रश्नकाल में 11 थी, तो ऑप्शन बी आपका सही था। लेकिन वर्तमान में ये 13 देश हैं: चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूसी संघ, मैक्सिको, जापान, इथोपिया और फिलीपींस। ये ऐसे 13 देश हैं जिनकी संख्या 10 करोड़ से अधिक है। अगला प्रश्न है, विश्व में निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है? जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील या सोवियत रूस? तो सही उत्तर है, सोवियत रूस में सर्वाधिक यौन अनुपात पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का चीन के बाद द्वितीय स्थान है, तृतीय स्थान किस देश का है? तो आप जानते हैं, जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या और कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है? आपको बताना है। ऑप्शन है कृषि घनत्व, आर्थिक घनत्व, कायिक घनत्व या पोषण घनत्व। तो सही उत्तर है कायिक घनत्व, जिसको साइकोलॉजिकल डेंसिटी कहा जाता है। ये कुल जनसंख्या और कृषि क्षेत्र का अनुपात प्रदर्शित करता है। आर्थिक घनत्व क्या होता है? ये जनसंख्या और उत्पादन क्षमता का अनुपात है। कृषि घनत्व कुल कृषि और कुल कृषि योग्य भूमि का अनुपात है। पोषण घनत्व कृषि भूमि की एक इकाई से जितने व्यक्तियों को पोषण प्राप्त होता है उन व्यक्तियों की संख्या पोषण घनत्व में शामिल की जाती है, यानी कृषि की प्रति एकड़ भूमि से कितने व्यक्तियों को भोजन प्राप्त होता है, इसको पोषण कृषि कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तकनीकी शब्द जनसंख्या के आकार और कृषित भूमि के बीच के संबंध को व्यक्त करने में प्रयुक्त होता है? तो आपको बताना है। इसमें सही उत्तर आपका हो जाएगा कायिक घनत्व। कायिक घनत्व दोस्तों ये जो है जनसंख्या के आकार और कृषित भूमि के बीच के संबंध को व्यक्त करता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कुल जनसंख्या और कुल कृषि क्षेत्र के अनुपात को क्या कहा जाता है? तो इसको कायिक घनत्व कहते हैं। और अगला प्रश्न है, प्रति इकाई कृषिगत भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को क्या कहा जाता है? प्रति इकाई कृषिगत भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को दोस्तों कायिक घनत्व कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित जनसंख्या घनत्व के प्रकारों में किसे कृषि योग्य भूमि को कुल जनसंख्या रूप से विभाजित करके प्राप्त किया जाता है? तो ये है कायिक घनत्व। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और कृषिगत भूमि का अनुपात इंगित करता है? तो दोस्तों ये कायिक घनत्व होता है, याद रखिएगा। कायिक घनत्व किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या और कृषिगत भूमि के अनुपात को इंगित करता है। आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि चीन में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग निवास करता है? तो सही उत्तर है जो है दोस्तों, जब ये प्रश्न 2009 में पूछा गया था तो 21%, लेकिन विश्व विकास संकेतक के अनुसार 2020 के आंकड़ों के अनुसार चीन में 18.08% जनसंख्या
जो है ये विश्व की कुल जनसंख्या का 18.08% भाग निवास करता है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या और नगरीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। इसमें एक भाग और है जनसंख्या और नगरीकरण का, हम उसको अगले वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।